बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 20th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रीवियसली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस थी उनके मुताबिक ये था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, और वो डिपेंड करता है कि ईथर मीडियम जो है वो किधर को प्रोपगेट कर रहा है, और उसके मुताबिक फिर लाइट जो है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या एंगल बन रहा है ईथर की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फोटॉन्स में। ठीक है, वो इससे उन्होंने गैस किया हुआ था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन टाइम को वो क्या कहते थे, टाइम वाज टेकन एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में एक जैसा लिया जा रहा था। वो अगरचे उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या था, रिलेटिविस्टिक मोशन भी इन्वॉल्व होती थी, तब भी वो टाइम को कांस्टेंट लेते थे। ठीक है, तो ये दो मेजर जो है वो ड्रॉबैक्स थे जिनको एड्रेस किया आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसने टाइम को जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ लिंक किया, और जो है स्पीड ऑफ लाइट को क्या किया उसने, स्पीड ऑफ लाइट को उसने कहा कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और टाइम को जब लिंक किया उसने सी टी एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम, तो यहाँ से टाइम की जो है वो रिलेटिविस्टिक कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो गया। अब इसको कहते हैं कि ईथर का क्या कंसेप्ट था, क्यों ऐसे एज्यूम किया जा रहा था प्रीवियसली। वो ये था कि जिस तरह साउंड वेव्स की बात करते हैं हम, जब ये प्रोपगेट करती हैं, तो अगर एयर मीडियम की बात करें तो एयर की एक एक अगर स्पीड है, एयर जो है, जैसे हम कहते हैं विंड। ठीक है, अगर विंड कहीं किसी स्पीड के साथ जो है वो है, मतलब उसकी एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है विंड की, तो जो साउंड है उस डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट करेगी जिधर को विंड की डायरेक्शन है, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड जो है एड अप हो जाएगी। और अगर उसके अपोजिट जाएगी तो उसमें डिक्लाइन आएगा, उसकी जो प्रोपगेशन की स्पीड होगी। क्लियर है बात? तो अब मीडियम के पार्टिकल्स जो है रोल प्ले कर रहे हैं, जो प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है उनकी स्पीड कितना एक होनी चाहिए उसको डिसाइड करने में। ठीक है, इसी तरह ये कंसेप्ट था कि जो फोटॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जब प्रोपगेट करती है तो इसको भी मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो जो मीडियम है वो वेरी वेरी डाइल्यूट या लेस डेंस आप कह दें, और उसको वो कहते थे ये क्या है, ये ईथर है। ठीक है, और ईथर क्योंकि हमारी जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में ईथर एज्यूम किया जा रहा था, और अर्थ जो है वो मुसलसल क्या है, रोटेशन में है, तो ये भी फिर एज्यूम किया जा रहा था साथ, जैसे एक कार मूव करती है और उसके साथ एयर पार्टिकल्स जो है वो भी मूव कर रहे होते हैं, और वो साथ गुजरने वाली हर चीज़ को फील होता है कि कुछ जो है वो एयर पार्टिकल्स या मीडियम पार्टिकल्स ने उन पे कोई फोर्स लगाई है। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वहां से तय की जा सकती है कि किधर को वो मूव कर रहे हैं। दे ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि जो एटमॉस्फेयर में ईथर है, ईथर मीडियम है जिसमें लाइट प्रोपगेट करती है और हमारे तक पहुंचती है, वो ईथर भी रोटेट कर रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह से ईथर मीडियम भी रोटेट कर रहा होगा, उसी तरह से जिस तरह से मूविंग कार के साथ एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो यहाँ से ये एज्यूम किया जा रहा था कि जैसे साउंड वेव्स जो है विंड की डायरेक्शन में जाती हैं तो एड अप हो जाती है उनकी वेलोसिटी, इसी तरह जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी
ईथर मीडियम की डायरेक्शन में मूव करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मूव करेगी, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड बढ़ जाएगी। और जब वो अपोजिट टू द ईथर मीडियम की प्रोपगेशन डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगी, अपोजिट जाएगी, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से ये अ, अ, ये एक थ्योरी थी कि ईथर मीडियम जो है वो डिसाइड करती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल बन रहा है ईथर मीडियम में और स्पीड ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फोटॉन्स की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उनमें क्या एंगल बन रहा है, वो फिर एक वेक्टर जो है कैलकुलेशंस आ जाएगी उसमें। लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ये कैसे किसने प्रूव किया कि कोई इथर मीडियम नहीं है, ये हम आगे चलते हैं। ठीक है, और फिर रिलेटिविटी कैसे इन्वॉल्व हुई ये हम देखते हैं वन बाय वन। तो ये 3-4 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बैकग्राउंड क्या था, ठीक है ना, और कौन सी प्रपोजल्स या आइडियाज जो है वो प्रेजेंट किए गए, एक्सपेरिमेंटल जो है वो कैसे कंफर्मेशन हुई। ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है जो जिसने ये कंफर्मेशन दी कि कोई एथर मीडियम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, आगे इसके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं रिलेटिविटी के, तो ये हम आगे देखते हैं वन बाय वन। अब जो रोटेशनल मोशन है उसमें एक बात तो तय है कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रही होती। जब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रही होती है तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के जो लॉज हैं उस सब्जेक्ट में जो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जो एक वक्त में होंगे लॉज जिस तरह से एप्लीकेबल होंगे दूसरे वक्त में भी उसी तरह से वो एप्लीकेबल होंगे। और जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, उनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट को एक्स ए को एक्स बी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सम समेशन, जिसमें हम b इक्वल 1 to 3 ले रहे हैं। ये 1 to 3 क्योंकि 3 एक्सेस इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए है, और यहाँ पे कोई एक एक कांस्टेंट आप कह दें वो इन्वॉल्व होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एक्स ए की इंटू एक्स बी में या एक्स बी की इंटू एक्स ए में। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो सकती है। और यहाँ पे क्या था, 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे। ये बिल्कुल सिंपल जो मैकेनिक्स है जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहेंगे या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस से जो हमने सीखा उसके मुताबिक ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब रिलेटिविटी इन्वॉल्व हुई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्वॉल्व हुई, तो यहाँ पे फिर टाइम को भी इन्वॉल्व करना पड़ा स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो टाइम जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ सी एंड टी ये इन्वॉल्व हुआ, और इसको कहा गया ये फोर्थ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम मिन्कोस्की स्पेस में भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे एक्स ए ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक्स बी में अंडर सम समेशन, तो यहाँ पे हम कहते हैं एक्स आई जो है वो अगर उसके कोऑर्डिनेट्स ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 4 वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी एंड सी टी, तो फिर ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है इसकी किसी एक्स जे में। एक्स आई कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स जे अंडर दिस समेशन j इक्वल्स 1 to 4 विद सम कांस्टेंट m आई जे। और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम कहेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस या अंडर न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो कंजर्व हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि sum of square of these 3 coordinates minus c square t square is also conserved। ठीक है, अब ये सी टी जो है ये बेसिकली मिन्कोस की स्पेस में एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इमेजिनरी में जब अयोटा इन्वॉल्व होता है, जब अयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो वो -1 दे जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो है ये हमें कंजर्व होता नजर आएगा अंडर दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने ये जब स्टडी की मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो इसमें क्या था कि तमाम 4 इक्वेशंस में क्या है कि कहीं पे तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जहाँ-जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे परमिटिविटी या फ्री स्पेस परमिटिविटी होगी मीडियम की, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगी। और जहाँ-जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पे अल्टीमेटली परमिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये देखा गया था कि जो प्रोडक्ट है म्यू एंड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन is representing the permittivity of a medium and mu is representing the permeability of a medium। तो इनका जो प्रोडक्ट है और उसका अंडर रूट लेके उसका इनवर्स लें तो वो उस मीडियम के लिए जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है ना। तो c इक्वल्स 1/म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट। क्लियर है बात? तो ये यहाँ से गैस किया गया कि क्योंकि ये तमाम 4 इक्वेशंस जो है मैक्सवेल की, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है बात? तो ये एक पुराना कंसेप्ट था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईथर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है ये। अब इसको इसको जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया गया इस कंसेप्ट को। वो कैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया गया। माइकलसन मोरले की टीम थी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशंस और इंटरफेरोमीटर्स, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट या फोटोनिक रेडिएशन, इनके लिए क्या किया गया, ये सेटअप लगाया गया। और इनको जो है वो अगर ये दो लेयर्स हम कह दें कि इनके दरमियान में ये फासला एल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये सी, जो फोटोन की स्पीड है वो सी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ईथर मीडियम है जो ट्रेवल कर रहा है वो v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बनेगी। ये यहाँ से यहाँ तक जब c होती है तो यहाँ से ईथर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है v स्पीड के साथ। और ये जो ट्रायंगल में हम पैथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर रूट, ये हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब अगर c स्पीड जो है वो लाइट के लिए हम मख्तस कर दें और v जो है वो ईथर की स्पीड है, और अगर पैरेलल में हम c जो है वो मेजर करने जा रहे हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो बिल्कुल उसी उसी असम्पशन में कि जब हम विंड की डायरेक्शन में साउंड वेव्स की जो स्पीड मेजर करते हैं तो वो ऐड अप हो जाती है विंड की स्पीड जी, विंड की जो स्पीड होती है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि ये स्पीड जो है ये ऐड अप हो जाएगी अगर तो ईथर एग्जिस्ट कर रहा है तो। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हम सी मेजर करेंगे या स्पीड ऑफ लाइट मेजर करेंगे तो उसमें ईथर की जो स्पीड होगी वो अल्टीमेटली रिडक्शन ले आएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से सी प्लस वी और सी माइनस वी का ये कंसेप्ट अप्लाई करते हुए ये कैलकुलेशंस की गई कि इस तरह से जो टाइम पीरियड या जो वेव्स वेवलेंथ्स है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, उनमें जो टी पैरेलल है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए था, 2L/c डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एंड t परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर मूव कर रही है रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटॉन्स, तो उनके लिए क्या होना चाहिए था, 2L/c डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ से फिर ये t/t परपेंडिकुलर जो है मींस t पैरेलल, जब along the direction of propagation of the ether speed of light मेजर करने जा रहे हैं, और जब 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 perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईथर, उस वक्त जो टाइम ले रही है गिवन डिस्प्लेसमेंट मेजर ट्रेवल करने के लिए, जो लाइट रेडिएशन है वो जो टाइम ले रही है और यहाँ पे जो टाइम ले रही है, इनका जो मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप बनना था वो क्या था कि हम एक ये रेशो ले लेते टी पैरेलल डिवाइडेड बाय टी परपेंडिकुलर इक्वल्स 1/1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। इसको उसने फॉलो करना था अगर तो ईथर का कंसेप्ट सही होता तो। अब देखा ये गया कि यहाँ पे ये जो
ये डिस्क्रिपेंसी है ये होल्ड ना हुई, ये होल्ड ना हुई। और वहाँ पे क्या था कि जिधर को भी जो सेटअप लगा के स्पीड ऑफ लाइट मेजर की गई, तो तमाम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवेरिएबल रही और एक ही जैसी वैल्यूज उसने जो है वो एक्सपेरिमेंटली दी। तो वहां से अंदाजा हुआ कि ये जो ईथर का कंसेप्ट है ये क्या है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट इज नॉट अ फैक्ट। तो यहाँ से फिर एक एक ईथर ईथर की जो है वो कंसेप्ट की समझे नफी हो गई। और फिर फिजराल्ड लॉरेंस ने ऑलरेडी जो है वो 1895 में एक कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे टाइम डायलेट हो जाता है एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, उसी तरह फिर उसको कंपनसेट करने के लिए, इस कंसेप्ट को कंपनसेट करने के लिए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए चाहिए कि जो लेंथ वो मेजर करे फिर उसको कंट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर उन्होंने कहा कि ये जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है अगर और ये प्रॉपर लेंथ है, तो फिर ये रिलेशनशिप जो है होल्ड करनी चाहिए रिलेटिविस्टिक लेंथ में और प्रॉपर लेंथ में। याद रखना है ये 1 - v² ओवर c² अंडर रूट जो है ये एक फ्रैक्शन है। जब ये फ्रैक्शन से l मल्टीप्लाई होता है तो वो रिलेटिविस्टिक लेंथ बनती है। इसका मतलब प्रॉपर लेंथ इज ग्रेटर देन द रिलेटिविस्टिक लेंथ। और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम यहाँ पे गिवन है पोइनकेयर, और 1900 में इसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था ऑलरेडी आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले कि ईथर जो है क्या वाकई एग्जिस्ट करती है। तो 1905 में जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डिस्क्राइब की, तो उसमें क्या किया उसने, लॉरेंट्ज का कंसेप्ट और पोइनकेयर का कंसेप्ट जो है दोनों को एड्रेस किया। ठीक है ना, उसमें उसने लेंथ कंट्रैक्शन की भी वजाहत की, ऐसी थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक वो फुलफिल होती थी वो लॉरेंट्स जो कंट्रैक्शन है। ठीक है, और पोइनकेयर का जो कंसेप्ट था कि ईथर जो है क्या वाकई एग्जिस्ट करती है, तो वो वाकई एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है ना, उसने जो क्वेश्चन मार्क लगाया था वो वाकई उसने प्रूव किया कि ऐसा कोई कंसेप्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ से उसने रिलेटिविटी की जो है वो एक टर्म जो है वो कंफर्म की कि एक मैग्नेट है एक कंडक्टर है। इसमें क्या है, जब मैग्नेट को मूव करवा के कंडक्टर के करीब लाया गया तो देखा कि यहाँ पे इंडक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, और फिर उसका कन्वर्स किया गया कि मैग्नेट को जो है वो स्टेशन रखा गया और कंडक्टर को जो है वो मूव करवाया गया। तो उसी तरह से फिर भी कंडक्टर में क्या हुआ कि इंड्यूस हुआ वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से उसने टर्म एक ली के फिजिक्स में जो है रिलेटिव मोशन की जो है वो अहमियत है। और इस बेस पे जो भी हमने क्वांटिटीज लेनी है वो रिलेटिव टू ईच अदर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिविटी का एक एक कंसेप्ट जो है लिया गया। और और ये कहा गया कि ईथर का जो कंसेप्ट है वो सिवाय मनगढ़ंत कहानी के और कुछ नहीं है, सुपरफ्लुअस है ये कंसेप्ट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, और फिर क्या कहा गया कि ये जो दो पोस्टुलेट्स हैं उनमें पहला पोस्टुलेट क्या है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये पहला पोस्टुलेट ठहरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और जो दूसरा पोस्टुलेट था दैट वाज द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट और इट इज अ कांस्टेंट इन ऑल inertial frames. Clear about? That's